हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है एंड दैट इज रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने आस्क किया है हरियाणा गवर्नमेंट को नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द स्टेट टिल द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली पोल्स। तो जब तक असेंबली पोल्स कंडक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप रिजल्ट्स ना दीजिए, ये दरख्वास्त की गई है ना। बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सो ये एक रूल बुक है, किसके लिए है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ये रूल बुक है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एंड कैंडिडेट्स के लिए है, जो भी इलेक्शन के ड्यूरिंग होता है ना। बेसिकली ये गाइडलाइंस कौन पब्लिश करता है? इट इज ईसीआई विच इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस किए जाते हैं वैसे ही एमसीसी लागू हो जाता है। एंड इवेंचुअली कब तक होता है? जब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो जाते। ठीक है, सो एमसीसी कब लागू होता है? एज सून एज द डेट इज डिक्लेयर्ड। नाउ इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही आपको देखने को मिलता है, इट इजंट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं एग्जिस्ट करती है। हाउएवर सम एक्शंस लिस्टेड इन एमसीसी आर आल्सो कंसिडर्ड इलेक्टोरल ऑफेंसेस अंडर रोपा एक्ट ना। ऐसा नहीं है, देखिए जो कुछ ऑफेंसेस जो एमसीसी के तहत हैं, क्योंकि इसकी लीगल बैकिंग तो नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन एमसीसी के कंडक्ट में कुछ ऐसे आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जो रोपा एक्ट के तहत भी हैं। तो अगर वो इलेक्टोरल ऑफेंसेस किए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन वो एमसीसी के तहत नहीं होगा। किसके तहत होगा? रोपा एक्ट के तहत, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत। नाउ व्हाट डज एमसीसी कवर? क्या क्या कवर करती है? इलेक्शन कैंपेन एंड पोलिंग बिहेवियर। पोलिंग बिहेवियर कैसा रहना चाहिए? कंप्लाइंट मैकेनिज्म्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मिनिस्टर इन पावर, सो जैसे ही एमसीसी फोर्स में आ जाता है, इट इवन टेल्स द मिनिस्टर्स फ्रॉम रूलिंग पार्टीज हाउ टू बिहेव। सो उनको भी बिहेवियर रूल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्शन मैनिफेस्टोज। सो आप देख सकते हैं जो पार्टीज हैं वो ऐसी फॉल्स प्रोमिसेस ना करें जो फुलफिल नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सो एमसीसी की गाइडलाइंस में आपको ये भी देखने को मिलता है। तो चार एस्पेक्ट्स कर लिए, ये आपको एमसीसी देखने को मिलता है ना। प्रैक्टिस इन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस, आपसे एमसीसी के बारे में पूछा गया है। These are the rules that only govern the conduct of civil servants during the election periods. The Election Commission of India is responsible for enforcing the MCC during the elections. आपको correct statements बतानी है, one only, two only, both one and two, and D, neither one nor two. Again, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी दी आंसर। आंसर आपको बी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स नहीं बट पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस के लिए उनके ऊपर लागू होता है। इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल टास्क फोर्स फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करी है नेशनल टास्क फोर्स ऑफ सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल्स टू फॉर्मुलेट कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। नाउ एज यू नो, आपको देखने को मिला है जो डॉक्टर का रेप किया गया है आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। एंड इवेंचुअली उसके बाद सो मोटो कॉग्निजेंस ली है सुप्रीम कोर्ट ने और वहां पर क्या गठित की है? नेशनल टास्क फोर्स। किसके लिए? सेफ्टी मेजर्स कंप्लाई करने के लिए फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट ना। क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सो ये क्या करेगी? इंश्योर करेगी सेफ्टी और वेल बीइंग ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? सेवरल कीज हैं, जैसे सिक्योरिटी इन इमरजेंसी रूम्स, इमरजेंसी रूम्स में सिक्योरिटी प्रोविजंस प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही प्रोवाइडिंग रेस्ट रूम्स एंड जेंडर न्यूट्रल स्पेसेस फॉर मेडिकल स्टाफ। ऐसे ही बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोवाइडिंग लाइटिंग एंड इंस्टॉलिंग सीसीटीवी पैनल्स हर जगह होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी मेजर्स एंड इवन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो पॉश एक्ट आपको देखने को मिलता है टू मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स ऑल्सो। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल। सो यहाँ पर पॉश एक्ट जो है वो अप्लाई किया जाएगा मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स में भी, और यहाँ पर भी आईसीसी बनाई जाएगी विच इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल? सबसे पहले वर्कलोड और बर्नआउट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन कंपैरिजन टू द पेशेंट्स इट इज़ वेरी वेरी लेस। सो बर्नआउट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंड इवेंचुअली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वायलेंस एंड अब्यूज़ देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन है रूरल एरियाज की, स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज देखने को मिलते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, इनएडिक्वेट मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ, ये आपको प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क्स बहुत ज़्यादा हैं।
right? So these are some of the challenges that are presented to the medical professionals. Now, what is the present scenario of legal protection to healthcare professionals? Now, जो legal provisions क्या क्या exist करती हैं for healthcare professionals? क्या क्या है? Currently no central law exists. Now this is a great loophole जो आपको देखने को मिलता है, तभी NTF बनाई गई है. So कोई सेंट्रल लॉ ही नहीं एग्जिस्ट करता है टू सेफगार्ड हेल्थ केयर वर्कर्स. नाउ एज ऑफ 2020 19 states had implemented their statutes. 19 states ऐसी हैं जहां पर statutes को लागू किया गया है. This lack of uniformity meant protection is inconsistent. Obviously बात है क्योंकि सेंट्रल लॉ नहीं है तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. Among states, Kerala and Karnataka provide their healthcare workers with the most robust legal protections in India. So सबसे ज़्यादा legal protections आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? कर्नाटका और केरला में. लेकिन कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, अपनी अपनी स्टेट्स ने statutes बनाए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स. नाउ अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस इन एनेक्टिंग अ सेंट्रल लॉ, क्या चैलेंज एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई सेंट्रल लॉ बनाया जाता है सेफ्टी के लिए फॉर द medical professionals. Now, a central law has not been enacted because public health is a state subject. The problematic area lies here. क्योंकि जो आपका हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए कोई सेंट्रल लॉ नहीं देखने को मिलता है. While the concurrent list allows for a central law, the central government has not prioritized this issue. प्रायोरिटाइज ही नहीं किया है. कॉन्करेंट लॉ में आप बना सकते हैं. तो अब क्या हो सकता है? इंसिडेंट रिपोर्टिंग जल्दी से जल्दी हो, FIR लागू की जाए, यहाँ पर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है वो भी इंप्लीमेंट होना चाहिए. राइट नाउ प्रैक्टिस एन MCQ रिगार्डिंग दिस. आपसे NMC के बारे में पूछा गया है, which is the National Medical Commission. Now it is a non-statutory body. The commission gives accreditation to medical schools. It enforces high ethical standards in all aspects of medical service. आपको correct statements बतानी है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और is it D 1, 2, 3. Again वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं. लेट्स सी द आंसर. आंसर आपको बी देखने को मिलता है विच इज 2 and 3. ये नॉन स्टैट्यूटरी नहीं बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. और ये क्या करती है? अक्रेडिटेशन देती है किसको? मेडिकल स्कूल्स को. और यहाँ पर एथिकल स्टैंडर्ड्स ले आउट करती है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल सर्विस. ठीक है. सो एथिकल कोड जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? इट इज नेशनल मेडिकल कमीशन. आई होप आई एम क्लियर. यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी. हाँ जी ठीक है जी. नेक्स्ट आता है लेटरल एंट्री. नाउ एज यू नो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा था एंड इवेंचुअली यहाँ पर जो 45 पोस्ट UPSC ने निकाली थी जिसमें आपको रिजर्वेशन नहीं देखने को मिली थी वो वापस ले लिया गया है. लेकिन लेटरल एंट्री क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए इसके प्रोज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं. नाउ कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं. रीसेंट एडवर्टाइजमेंट आई थी 45 मेंबर्स की जो कि UPSC ने अब वापस ले ली है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन. राइट सो अब लेटरल एंट्री होती क्या है? बेसिकली आप इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करते हो फ्रॉम द आउटसाइड ट्रेडिशनल सेटअप. नहीं तो UPSC के थ्रू कैसे रिक्रूटमेंट होता है? प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है एंड इसके बाद आप UPSC IAS या जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो. लेकिन जब हम लेटरल एंट्री की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है. ठीक है. विदाउट द प्रीलिम्स, विदाउट द मेंस. राइट सो इसको कहा जाता है दैट इज आउटसाइड द ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज टू फिल सीनियर एंड मिड लेवल पोजिशंस. सो सीनियर और मिड लेवल पोजिशंस को फिल करने के लिए लेटरल एंट्री का यूज़ किया जाता है. ना जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैसे होती हैं? फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, जो बड़ी पोस्ट या मीडियम पोस्ट आपको देखने को मिलती है उनके लिए रिक्रूटमेंट होती है. नाउ अ जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट दैट इज ACC हैज द थर्ड हाइएस्ट रैंक आफ्टर सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन अ डिपार्टमेंट. तो थर्ड हाइएस्ट रैंक आपको देखने को मिलता है. जो डायरेक्टर्स हैं दे आर अ रैंक बिलो द जॉइंट सेक्रेटरी. सो अगर आपने UPSC की नोटिफिकेशन देखी हो तो उसमें ज़्यादातर जो पोस्ट थी वो जॉइंट सेक्रेटरी की थी या फिर डायरेक्टर्स की थी. ठीक है. सो अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो एक रैंक बिलो होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी से. नाउ ये जो रिक्रूट्स हैं दे टिपिकली कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स. सो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर से भी आ सकता है, एकेडमिया से आ सकता है या फिर कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं. नाउ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस लेड रूल में आपको देखने को मिला जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है हु लेटर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड एज अ फाइनेंशियल सेक्रेटरी थ्रू लेटरल एंट्री. लेटरल एंट्री के थ्रू ही उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्रेटरी बनाया गया था. तो ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री की आज बात हो रही है. लेटरल एंट्री की आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है. ऐसे ही मोंटेक सिंह आलूवालिया की अगर बात करते हैं उनको डेप्यूटी चेयरमैन बनाया गया था प्लानिंग कमीशन का वाया द सेम रूट. ना NDA की अप्रोच क्या है? इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई क्योंकि पहले तो कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं निकलती थी, लेटरल एंट्री कर ली जाती थी. लेकिन आज इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई थी. यहाँ पर 45 पोस्ट लागू की गई थी एंड इवेंचुअली यहाँ पर एक इंटरव्यू होना था. राइट सो इसको मोर ट्रांसपेरेंट बनाया गया है.
Experts from relevant field are now recruited on a contractual basis through UPSC, which aims to enhance the efficiency. Now obvious ही बात है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड डोमेन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर जो भी एंट्रेंट्स होंगे वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे, हाई टेक्निकल नॉलेज उनके पास एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो ऑब्वियस ही बात है दे वुड बी हाईली स्पेशलाइज्ड, राइट। तो लेटरल एंट्री एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट बैड, बट इसको वापस क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिजर्व्ड पोस्ट नहीं थी, दैट इज वाई, ठीक है। नाउ यूपीएससी का रोल क्या है, अब ये क्रूशल रोल निभाती है लेटरल एंट्री में, और जो भी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो इनवाइट किए जाएंगे, इवेंचुअली यहाँ पर उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हैं, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, और उसको एक्सटेंड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ आर्ग्यूमेंट्स क्या है फेवर में, सबसे पहले स्पेशलाइज टैलेंट और एक्सपर्टीज एंटर करेंगी, दूसरा एफिशिएंसी और इनोवेशन आपको इंक्लूड करेगी, ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी पे ही आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। शॉर्टफॉल्स, जो भी रिक्रूट्स में शॉर्टफॉल्स रहती हैं, जैसे आपको बासवन कमेटी में देखने को मिला, देयर इज नीयरली 20% शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन 24 स्टेट्स, सो दैट मींस यहाँ पर शॉर्टफॉल्स एग्जिस्ट करते हैं और इनको फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट चाहिए। सो इसलिए आपको लेटरल एंट्री के आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ये कुछ देखने को मिलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले रिजर्वेशन कंसर्न्स, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर जो SC ST OBCs के लिए रिजर्व्ड कोटा था उसको नहीं लाया गया था, तो इसलिए सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, सो आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट्स हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ना, बिकॉज ये सारा स्किप करके आते हैं, इनको ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कैसा है ये दे डू नॉट नो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो प्राइवेट फर्म से आ रहा है, उसके पास अच्छा सफिशिएंट यहाँ पर उसके पास एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन उसको नहीं पता कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कैसे चलता है, तो इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है कि इवन इफ वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, लेकिन क्या वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ठीक टिक पाएंगे, या उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, ऐसे ही हम बात करते हैं रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखो लेटरल एंट्री में क्योंकि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ रिस्क हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, ठीक है। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट। नाउ व्हाई डज लेटरल एंट्री साइड स्टेप रिजर्वेशन? सबसे पहले सिंगल पोस्ट क्लासिफिकेशन, हर एक सिंगल पोस्ट एग्जिस्ट करती थी, अब उसको क्लासिफाई कैसे करोगे? नहीं तो क्या होता है, अगर 100 पोस्ट निकली हैं, 50% रिजर्व्ड रहेंगी और 50% जनरल के लिए ओपन रहेंगी, लेकिन जब निकल ही एक पोस्ट रही है तो उसकी सब क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए आपको प्रॉब्लम देखने को मिला। अपसाइड क्या है, जो प्रोपोनेंट्स हैं दे आर्ग्यू दैट द लेटरल एंट्री ब्रिंग्स फ्रेश पर्सपेक्टिव्स लाए जाते हैं, एफिशिएंसी क्रिएट की जाती है, एंड दे आर हाईली टेक्निकल इन देयर फील्ड। सो एक तरह से एक अच्छी बात है अगर हम लेटरल एंट्री को लेके आते हैं। डाउन साइड क्या है, जो क्रिटिक्स हैं दे अप्रोच माइट साइडलाइन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु स्लॉग थ्रू द यूपीएससी एग्जाम्स, सो बिकॉज दे आर, आप देख सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, बट ओनली अ फ्यू कैन पास द एग्जाम, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पर एक फियर है कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, ठीक है। सो ये डाउन साइड भी एग्जिस्ट करता है। Now practice in MCQ regarding this, आपसे lateral entry के बारे में पूछा गया है। Ministry of Home Affairs is responsible for selection of candidates through lateral entry system. The main purpose of lateral entry is to bring the domain expertise from the private sector to improve efficiency and introduce innovative approaches in governance and policy formulation. Lateral entries can be made in all the ministries of the government. Implementing lateral entry into the system could create an equitable framework for career advancement among the officers. Now आपको correct statements बतानी है, only 1, only 2 statements are correct, only 3 statements are correct, और all the 4 statements are correct. So simple question है, आप यहाँ पर logic apply करके भी lateral entry का question attempt कर सकते हैं। So video को pause कीजिए और अपने answer को mark कीजिए। Alright, so let's see the answer. आंसर यहाँ पर आपको A देखने को मिलता है, which is only 1. जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हैं, they are incorrect statements. अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, बट DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल एंट्रीज कैन बी मेड इन ऑल द मिनिस्ट्रीज। नो, ऑल द मिनिस्ट्रीज में आपको नहीं देखने को मिलती है। इंप्लीमेंटिंग लेटरल एंट्री इनटू द सिस्टम कुड क्रिएट एन इक्विटेबल फ्रेमवर्क फॉर करियर एडवांसमेंट अमंग ऑल ऑफिसर्स। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कोई इक्विटेबल फ्रेमवर्क तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है, एंड दैट टू इन द मिड टर्म एंड द हायर रैंक्स, ठीक है। सो इसलिए जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। अब बेसिकली हमने यहाँ पर जो पोर्शंस को कवर किया है वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे लेटरल एंट्री, जैसे यहाँ पर एनटीएफ की बात करते हैं, नेशनल टास्क फोर्स जो बनाई गई है फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, दैट कुड बी अ क्वेश्चन इन द मेंस टू।
सो हमने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी जरूर पढ़िए, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.